जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल से लेकर 16 महाजनपद तक जितने भी सवाल पूछे गए थे बिहार के विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से लेकर विविध तक जितने भी सवाल बन सकते हैं जो कि बिहार के विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। किन्हीं को अगर वाईसीटी का बुक चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न गवाते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और उससे पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, फर्स्ट जो सवाल है वो है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से रिलेटेड सवाल है हमारा। यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा कुम्हरार। इस स्थल पर जो है मौर्य साम्राज्य द्वारा क्या किया गया था, महल बनाया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो वाडेल को कुम्हरार यानी पटना के निकट से एक स्तंभ तथा स्नूपर को 72 स्तंभों की प्राप्ति हुई। बाद में 8 स्तंभ और खोजे गए। इस प्रकार कुम्हरार से जो है 80 स्तंभों वाली लकड़ी की राजमहल का अवशेष प्राप्त हुआ, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल माना जाता है। पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त मौर्य के इस राजसभा का उल्लेख हुआ है। फाहियान ने इस राजप्रसाद को क्या कहा है? देव निर्मित बताया है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि किसने इस चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो राजप्रसाद बनाया गया था उसको देव निर्मित बताया था, यानी इसका जो निर्माण है देवताओं द्वारा किया गया होगा। तो यह कहा था किसने? फाहियान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ। तो शक संवत का जो प्रारंभ हुआ था वह 78 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। इसे प्रारंभ करने का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। शक संवत निकालने के लिए वर्तमान ईस्वी में से 78 कम कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है हमारा शक संवत पर आधारित है, जिसे 1957 में मान्यता प्राप्त है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। शक कैलेंडर समय की चंद्र सौर गणना पर क्या है दोस्तों? आधारित है। ये जो शक कैलेंडर है किसकी गणना पर आधारित है? तो चंद्र और सूर्य की गणना पर यह आधारित है। नेक्स्ट है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो सुदर्शन झील था जो कि एक कृत्रिम जलाशय था, उसका जो मरम्मत है किसके द्वारा कराया गया था? तो यह कराया गया था दोस्तों रुद्रदामन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये 68 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो जूनागढ़ अभिलेख कब का है ये? तो 150 से 51 ईस्वी के अनुसार कहा गया क्या कि रुद्रदामन प्रथम द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत कराने का उल्लेख प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक किसने कराया था? तो पुष्यगुप्त ने कराया था इस सुदर्शन झील का निर्माण। बाद में अशोक के राज्यपाल तुषासफ ने उसमें से नहर बनवाई थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। उल्लेखनीय है कि रुद्रदामन के समय अतिवृष्टि से झील का बांध क्या हो गया था? टूट गया था, जिसकी मरम्मत कार्य रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुविशाख ने करवाई थी। और ये तीनों जो नाम है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको दोस्तों। इसके लिए प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं आरोपित किया गया था। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो शासक था वह था बृहद्रथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि कब से कब है? तो 323 से 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति ने की, जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र सुंग। और इसकी हत्या करके इसने एक राजवंश की स्थापना किया था, जिसे इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था। तो मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस द्वारा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। वह एक खोजकर्ता तथा इतिहासकार था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। कई बार यह सवाल आ चुका है।
जिसमें उस समय के भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट की कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? राइट आंसर हो जाएगा दिव्यावदान। दिव्यावदान इसका परफेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, ये बीपीएससी ऑडिटर में पूछा गया सवाल है। तो दिव्यावदान में चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को क्षत्रिय मूर्धभिषिक्त अथवा अभिषिक्त क्षत्रिय कहा गया है। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। इनका शासनकाल अगर देखें तो कब से कब तक था? तो 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा है। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा गया है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? तो ये जो कंटक शोधन न्यायालय था यह किस प्रकार का न्याय करता था? राइट आंसर हो जाएगा फौजदारी। ये जो है बीपीएससी डीएसीओ में ये पूछा गया सवाल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई इसको कर लीजिए। तो मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय का उल्लेख मिलता है, कौन कौन सा? तो एक है धर्म अस्थीय और एक है कंटक शोधन। ये न्यायालय ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त थे। धर्म अस्थीय न्यायालय दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करता था, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो वहीं जो कंटक शोधन न्यायालय था फौजदारी न्यायालय की तरह कार्य करता था। मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था, याद रखना। जो ये समाहर्ता होता था वो राजस्व विभाग का क्या होता था? प्रधान होता था, यानी महासंग्रहकर्ता यह होता था। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब पॉइंट। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। कौटिल्य का अर्थ जो शास्त्र है वो 15 अधिकरणों में क्या है दोस्तों? विभक्त है। समाहर्ता कौन होता था? अभी हम लोगों ने देखा था। समाहर्ता कौन होते थे? तो महासंग्रहकर्ता जो होते थे वो समाहर्ता होते थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था सीता कहा जाता था। ये भी पॉइंट हम लोगों ने देख लिया है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो यह था तक्षशिला। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है कितने अधिकरणों में विभाजित है? अभी हम लोगों ने देखा था कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह 15 अधिकरणों में क्या है दोस्तों? विभाजित है। नेक्स्ट है कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? राइट आंसर हो जाएगा भाब्रू। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है दोस्तों। तो सम्राट अशोक महान के भाब्रू शिलालेख को जयपुर के निकट विराट नगर से खोजा गया, जिसमें अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन सा है? बौद्ध धर्म और संघ में अपनी आस्था व विश्वास प्रकट किया गया है। इसी शिलालेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा कहता है, यानी मगधाधिराज। याद रखना है कि अशोक ने स्वयं को मगध का राजा किस शिलालेख में उल्लेख किया है इसका? राइट आंसर हो जाएगा भाब्रू शिलालेख। सोहगौड़ा अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन देखने को मिलता है। सामान्यतः अशोक अपने शिलालेखों में प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है, ये भी सवाल पूछा गया है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसटप ने पढ़ा था, कब पढ़ा था? तो याद रखना 1837 में। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में पाए गए हैं, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने देखा था भाब्रू जो शिलालेख है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो यह है प्राकृत भाषा। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था प्रियदर्शी के नाम से यह जाना जाता है अशोक अपने शिलालेखों में। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन देखने को मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हम लोगों ने देखा था कि किस अभिलेख में जो है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का जो 13वां जो शिलालेख है उसमें जो है कलिंग विजय का वर्णन देखने को मिलता है। कब हुआ था? तो 261 बीसी में हुआ था यह कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट है कि अशोक के किस अभिलेख में अकाल का उल्लेख है? तो शाहगौड़ा जो अभिलेख है उसमें अकाल का वर्णन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना
323 से 321 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य सुदूर दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। तमिल ग्रंथ अहन्नानूर और नूरनानूर में चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ था। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीतिक रणनीतियों का वर्णन विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। यह कई बार आया हुआ कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, तो यह लिखा गया किनके द्वारा, तो विशाख दत्त के द्वारा। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। दोस्तों, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रसिद्ध प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। इसने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। इसने दक्कन का भी क्या किया था दोस्तों, विजित किया था। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य था तो एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। नेक्स्ट कि प्रसिद्ध ग्रंथ जो है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त है। नेक्स्ट कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है क्या कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत तक क्या था दोस्तों, फैला हुआ था। नेक्स्ट कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। और इन्होंने कौन सा लिखा है, तो मुद्रा राक्षस। सॉरी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। तो कौटिल्य अथवा चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और पुरोहित था। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन था। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जो राजनीति शास्त्र से क्या है दोस्तों, संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या किया था, बख्शीश यानी उपहार के रूप में 500 जो है दोस्तों युद्धक हाथी दिया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का क्या हुआ था, शासन स्थापित हुआ था। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकॉट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो कौटिल्य थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियों पर इसमें अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश ने इस पर क्या किया था, शासन किया था। नेक्स्ट है कि सेंड्रोकॉट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, तो यह किया था विलियम जोन्स ने। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास का वर्णन इसमें किया गया है अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था, तो 500 युद्धक हाथी दिया था। यह 65 बीपीएससी प्री में पूछा गया सवाल है, जो री एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें यह सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज था, तो सेल्यूकस निकेटर का यह जो था राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसे भेजा गया था सेल्यूकस के द्वारा। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा रचित इंडिका पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का क्या किया है दोस्तों, उल्लेख किया है। इसके साथ ही इसमें मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का भी वर्णन देखने को इसमें मिलता है दोस्तों इंडिका में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है, तो यह है इंडिका। लेखक कौन है, मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो याद रखना है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 2 बार ये बीपीएससी में सवाल आया हुआ है। इंडिका का लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। देखिए यहाँ पर भी ये सवाल आया हुआ है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है, तो अशोक के धम्म का जो मूल संदेश है इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता।
मतलब इसमें एक से अधिक आंसर हो सकता है। आइए एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। तो अशोक के धम्म में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता तथा शांति एवं अहिंसा के विचार परिलक्षित होते हैं। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसका धम्म है, जिसको अशोक ने अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में इस प्रकार वर्णित किया है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरे के प्रति व्यवहार में उदारता, दया, दान तथा सुचिता। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पौत्र था। अशोक की रानी का नाम कारुबाकी उसके अभिलेखों में मिलता है, याद रखना है। अशोक के ही प्रयास से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था, याद रखेंगे ये पॉइंट। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर उसे विजित किया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए आर्थिक कारण को डीडी कोसाम्बी ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? तो यह कौन था? पौत्र था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? तो कारुबाकी है, जिसका जो उल्लेख है अभिलेखों में देखने को मिलता है अशोक के अभिलेख में। राइट आंसर बी होगा। निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना? राइट आंसर हो जाएगा अशोक के प्रयास से। निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका जो था अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में जो है ये बौद्ध सभा आयोजित की गई थी दोस्तों। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? राइट आंसर हो जाएगा कलिंग राज्य पर अशोक के द्वारा क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो यह किसने विश्वास किया था? तो यहाँ पर जो है दोस्तों डीडी कोसाम्बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ई होगा। इनमें से कोई नहीं। कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो हम लोगों ने देखा था डीडी कोसाम्बी था वहां पर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ था यहाँ पर? अभी मैं दिखा देता हूँ। ऊपर हम लोगों ने देखिए ये था यहाँ पर। नेक्स्ट है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? तो अशोक की कलिंग विजय 261 बीसी में हुआ था, कलिंग का युद्ध, और इसका उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो यह था बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा और भी देख लेते हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट जो था बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है 184 ईसा पूर्व में की गई थी। पुष्यमित्र शुंग ने एक राजवंश की स्थापना की, जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र जो शुंग था कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है कि किसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने। इन अश्वमेघों के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। पूछता है कि महाभाष्य की रचना किनके द्वारा किया गया था? तो पतंजलि के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि होती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो सीता भूमि का अभिप्राय दोस्तों क्या है? जनजातियों द्वारा जो है जोती जाने वाली भूमि, यह कहलाती थी सीता भूमि। इंपॉर्टेंट है पॉइंट। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो शुंग वंश का राज जो है स्थापित हुआ था। हम लोगों ने अभी देखा है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, और उसके बाद एक नए राजवंश की स्थापना की थी, जिसे हम लोग शुंग वंश के नाम से जानते हैं। चलिए यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया है। शुंग वंश के बाद किसका आया था? तो कर्ण वंश का शासन स्थापित हुआ था। गौतमीपुत्र जो सातकर्णी थे सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। तो ये सब तो आगे आएगा। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो सातवाहन राजवंश से था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर जो है राज किया था? राइट आंसर हो जाएगा कर्ण वंश ने जो है भारत पर राज किया था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश जो खारवेल का जो संबंध था, तो यह चेदी वंश से भी था और महावेग
मेघवाहन वंश से भी संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसको आप VBI लगा लीजिए। तो कलिंग में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी वंश या महामेघवाहन वंश का उदय हुआ। इस राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था। खारवेल इस वंश का दूसरा तथा महाराजा कुदेव तीसरे शासक थे। पातालपुर गुहा लेख का संबंध जो है महाराजा कुदेव से है। कलिंग नरेश खारवेल का ही हाथी गुफा अभिलेख है, जो क्या है दोस्तों, प्राकृत भाषा में यह है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो याद रखना है हाथी गुफा लेख से यह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। शक संवत जो है वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो याद रखना है 78 ईस्वी में। चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि शक संवत भारत का प्राचीन संवत है, जो 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। इस संवत का जो प्रवर्तक एक कुषाण शासक कनिष्क था। यह वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय संवत है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के ही काल में प्राप्त हुआ था। कला की गंधार शैली कुषाण के समय में ही फली फूली। सर्वप्रथम भारत में व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन विम कटफिशस ने किया था। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, VBI आप इसको कर लीजिए कि सर्वप्रथम भारत में व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? तो विम कटफिशस ने। कौन था? ये कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों को। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला था। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? राइट आंसर हो जाएगा विम कटफिशस ने। 64वीं BPSC प्री में यह सवाल पूछा गया है दोस्तों। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों के समय। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो कश्मीर के कुंडल वन में यह जो है दोस्तों सभा जो है समिति आयोजित की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है, तो याद रखना है मौर्यों के जो समय को यह निर्धारित करता है। सांची का जो विशाल स्तूप है वो दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सांची का जो स्तूप है 3री शताब्दी ईसा पूर्व अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक है। ऐसा माना जाता है कि यह स्तूप अशोक ने अपनी पत्नी देवी के कहने पर बनवाया था, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्मारक सामान्य अर्धगोलाकार ईंट द्वारा निर्मित है। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था, याद रखेंगे। मथुरा से प्राप्त खड़ी जो है बुद्ध मूर्ति मौर्य काल की नहीं है। कुम्हरार स्थल से मौर्य प्रसाद मिला है। बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीविकों को दान किया था। ताम्रपत्र मुख्यतः एक तांबे की प्लेट है, जो मौर्य काल से क्या दोस्तों संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य प्रसाद से संबंध है? राइट आंसर हो जाएगा कुम्हरार। पहले भी आ चुका है प्रश्न ये। ताम्रपत्र क्या है? तो ताम्रपत्र क्या है दोस्तों? तो मौर्य सम्राट से संबंधित एक तांबे की प्लेट है। कौन सा? ताम्रपत्र। यानी आगे जो पिछला वाला में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है उससे रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी इसमें शामिल है दोस्तों। बराबर की गुफाएं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? राइट आंसर हो जाएगा आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था बराबर की गुफाओं को अशोक ने। राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो मौर्य काल से रिलेटेड नहीं है। जबकि सारनाथ का जो शीर्ष है, धौली हस्ती है और रामपुरवा का जो वृषभ है वो मौर्य काल से रिलेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त महल मुक्ता बना है, तो किससे बना है मुक्ता? यह लकड़ी का बना हुआ है। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे? तो भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण को यह दिया गया था। यह BPSC ऑडिटर में पूछा गया सवाल है। तो भूमि दान का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहन कालीन रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होता है। तो नाना घाट जो अभिलेख है वह किससे संबंधित है? तो रानी नागनिका से यह संबंधित है। सातवाहनों और कुषाणों ने 1ली शताब्दी ईस्वी में भूमि दान की अक्षय निवि प्रणाली की शुरुआत की।
सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा क्या किया था दोस्तों, प्रारंभ किया था। भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा भारतीय यानी हिंद यूनानी शासकों के द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के को क्या किया गया था, जारी किया गया था। तो भारत में जो है सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने प्रचलित किया। सर्वप्रथम लेख युक्त एवं रूप चित्रात्मक सिक्के भी इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जारी किए गए थे। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर की मुद्रा पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है। शक वंश के कार्दमक शाखा का संस्थापक कौन था, चस्टन था। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक क्या है, अज्ञात है। ये भी सवाल बीपीएससी में आया हुआ है, आगे मिलेगा भी आपको। मिलिंद पन्हो जो है दोस्तों ग्रंथ प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर क्या है दोस्तों, मौन है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध कुषाण, शक, सातवाहन आदि कई साम्राज्यों ने स्थापित किया था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखा है, तो इसका लेखक क्या है, अज्ञात है। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। नेक्स्ट है कि उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। इंपॉर्टेंट, इसको भी कर लीजिए। इनमें से कौन शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक है, तो शक वंश के कार्दमक शाखा का संस्थापक जो है वह कौन है, तो चेस्टान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया, राइट आंसर हो जाएगा इसमें से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुषाणों ने, पश्चिमी शकों ने, सबने यह किया था। अभी हम लोगों ने देखा था, आप यहाँ पर देख लीजिए। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध कुषाण, शक, सातवाहन आदि कई साम्राज्यों ने क्या किया था, स्थापित किया था। तो यहाँ पर हमारा मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से रिलेटेड जो सवाल पूछा गया था वो समाप्त हो गया है। तो वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किन्हीं को वाईसीटी का बुक चाहिए यानी यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर इसको परचेज कर लें। आपको ये परचेज करना ही अगर एग्जाम क्वालिफाइंग करना है तो काफी अच्छी बुक है। चलिए तो अब हम लोग संगम काल से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। सवाल है कि संगम युग में उरैयुड़ किस लिए विख्यात था, तो संगम युग में उरैयुड़ जो था वह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, उरैयुड़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है सवाल। तो संगम काल में उरैयुड़ सूती वस्त्र एवं कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उरैयुड़ नामक स्थान की चर्चा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी हुई है दोस्तों। मदुरा वस्त्र उद्योग का क्या था दोस्तों, प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ, राइट आंसर हो जाएगा कदम। कदम राजवंश का जो उल्लेख है वो संगम साहित्य में नहीं देखने को मिलता है, जबकि चेर, चोल और पांड्य इन राज्यों का उल्लेख जो है संगम साहित्य में किया गया है। तो संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राज्यों के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण तिथि न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त जो है प्रकाश पड़ता है। कदम या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं है। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी, तो संगम काल में तमिल में महाभारत जो है लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो विल्ली पुतुर के द्वारा यह लिखा गया। किसके द्वारा, तो विल्ली पुतुर के द्वारा यह लिखा गया। इंपॉर्टेंट, इसको आप कर लेंगे। तो एक बात और भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि संगम काल के जितने भी ग्रंथ हैं दोस्तों आपको उनका नाम याद कर लेना। बहुत ही वो ग्रंथ जो है बेबी आए हैं। संगम काल के जितने भी ग्रंथ हैं वो आपको नाम याद कर लेना है। हिस्ट्री का मैंने जब प्रैक्टिस सेट करवाया है क्लास 11-12 का स्टेट को लेकर, तो वहां पर मैंने बार बार इसको बताया है कि संगम काल के जितने भी ग्रंथ हैं उनके लेखक आपको उनका नाम याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। फिलहाल हम यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं कि सर्वप्रथम संगम काल में महाभारत का तमिल में अनुवाद विल्ली पुतनार ने किया था। इसके बाद पल्लव काल में पेरुन देवनार ने भारत वेनवान नाम से महाभारत का तमिल अनुवाद किया था। तेलुगु में महाभारत की रचना किसने किया था, तो नयन्ना और तिकन्ना ने किया था दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा है वो गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल, इससे रिलेटेड सवालों को देखेंगे।
सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। ये बीपीएससी हेडमास्टर जो कि 2024 में पेपर हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक शासन काल किसका रहा था, तो गुप्त वंश के शासकों का रहा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दिए गए विकल्पों के आधार पर गुप्तों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। गुप्तों का शासनकाल 319 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक माना जाता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की थी। मौर्यों का जो शासन काल है 184 ईसा पूर्व तक था। कुषाणों ने पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक शासन किया था। वर्धन राजवंश जिसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, इसका शासनकाल 590 ईस्वी से 647 ईस्वी तक माना जाता है। एडन अभिलेख का संबंध किस शासक से? राइट आंसर हो जाएगा एडन अभिलेख का जो संबंध है उपयुक्त में से किसी से नहीं। किससे संबंधित है, तो यह है भानुगुप्त से संबंधित। किससे है दोस्तों? भानुगुप्त से संबंधित है एडन अभिलेख। तो एडन अभिलेख का संबंध जो है भानुगुप्त से है। एडन अभिलेख से पता चलता है कि भानुगुप्त का मित्र जो है गोपराज हुनों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया तथा गोपराज की पत्नी अपने पति के शव के साथ अग्नि समाधि ले ली। यह सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य बहुत ही ये वीवीआई पॉइंट्स है। सती प्रथा का प्राचीनतम जो साक्ष्य है हमको किस अभिलेख में देखने को मिलता है, सवाल ये बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा एडन अभिलेख। किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। क्यों बताया गया है कि जब हुनों का जब आक्रमण हुआ था तो भानुगुप्त का जो मित्र था जिसका नाम था गोपराज, वह लड़ता हुआ इसमें मारा गया था। और जब उसके यह गोपराज मारा गया तो उसकी जो पत्नी थी अपने पति के शव के साथ ये क्या कर लेती है, अग्नि समाधि ये ले लेती है। इस कहां पर इसका उल्लेख किया गया, तो एडन अभिलेख में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है यह। हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त का यह दरबारी कवि था हरिसेन। तो हरिसेन जो है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा। पंचतंत्र को नीति कथा में प्रथम स्थान प्राप्त है। पंचतंत्र को 5 तंत्रों या भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा है याद रखेंगे? मित्रभेद, मित्रलाभ, फिर क्या है काकोलुकियम, लब्ध प्रणाश और अपरिचित कारक। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष है? यहाँ पर गुप्त काल के यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है अवशेष है। झांसी के पास जो देवगढ़ का मंदिर है और इलाहाबाद के पास जो गढ़वा मंदिर है वो, ये 68 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है। तो झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां गुप्त काल की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। गुप्त जो है गुप्त काल मूर्ति कला में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के अतिरिक्त गैर धार्मिक विषयों की मूर्तियां भी बनाई गई थी गुप्त काल में। सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे दोस्तों। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? बीबीआई इसको आप कर लीजिए। तो किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जो भी हिस्ट्री का हो, क्लास 11, 12, मतलब जनरल स्टडी जहां पे भी ये सब सवाल आता है उसके लिए ये जो सवाल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब सवाल हो जाता है दोस्तों। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसका शासनकाल अगर हम देखें तो लगभग 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक था। नालंदा ताम्र लेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो नालंदा ताम्र जो लेख है उसमें किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया? राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया। ये बीपीएससी एएओ जो कि पेपर हुआ था 2021 में उसमें यह सवाल पूछा गया। तो गुप्त वंश के 3 प्रमुख शासकों समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। याद रखेंगे। परंतु नालंदा ताम्र लेख के अनुसार परम भागवत की उपाधि जो है समुद्रगुप्त ने धारण की है। समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है जिसमें गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख है। समुद्रगुप्त के विजयों से प्रभावित होकर विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था।
प्रयाग प्रशस्ति के 21वें पंक्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का वर्णन किया गया है दोस्तों। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देख लीजिए कितना बढ़िया सवाल आया हुआ है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 9 शासकों का जो है इसमें जिक्र किया गया। बीपीएससी ऑडिटर में ये सवाल पूछा गया है दोस्तों। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो याद रखना है हरिसेन इसके लेखक है, इलाहाबाद यानी प्रयाग प्रशस्ति के लेखक। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें देखने को मिलता है? तो प्रयाग अभिलेख यानी इलाहाबाद अभिलेख के भी नाम से इसे जाना जाता है, उसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके लेखक कौन है? तो हरिसेन है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो गुप्त वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। चंद्रगुप्त जो है, अगर हम यहाँ पर बात करें गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके द्वारा 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन कराया गया था। ये डेट याद रखना है। गुप्त संवत का कहीं कहीं पे 20 भी लिखा रहता है, 319-20 में याद रखना है कि गुप्त संवत जो है प्रचलन कराया गया था किसके द्वारा? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। गुप्त वंश का प्रथम जो शासक था वो श्रीगुप्त था और अंतिम शासक जो कौन था? वो विष्णुगुप्त था। गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को उनके अभिलेखों में क्या कहा जाता है? तो दिनार। तो पूछ सकता है कि गुप्त काल में स्वर्ण की मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। गुप्त शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर उपज का कितना था? 6वां भाग था, यानी 1/6 भाग लिया जाता था। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आर.एस. शर्मा का मानना है कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में धन अर्थव्यवस्था का पतन दिखता है दोस्तों। नेक्स्ट है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी नगरों का पतन, क्रमिक पतन याद रखेंगे। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान दिया था दोस्तों। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग यानी 1/6 भाग लिया जाता था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि किसने तर्क दिया था कि गुप्त और गुप्तोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? यह कहा था किसने? आर.एस. शर्मा ने। बीपीएससी ऑडिटर में यह सवाल पूछा गया, इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है, यह किसने कहा था? आर.एस. शर्मा ने कहा था। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है? तो दिनार नाम से अंकित है। नेक्स्ट है इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते थे? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है बीवीआई, इसको कर लीजिए। प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों से संबंधित व्यक्ति गुप्त काल में चिकित्सा से संबंधित नहीं है। भारत में चिकित्सा से संबंधित 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, चरक और सुश्रुत है, और इन दोनों का संबंध जो है मौर्योत्तर काल से है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह का प्रयोग गुप्त काल में उत्तर भारत के व्यापार के लिए किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे सवाल भी आएगा, आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर भारत के व्यापार के लिए किस बंदरगाह का उपयोग किया जाता था? तो याद रखना ताम्रलिप्ति बंदरगाह का जो है दोस्तों उपयोग किया जाता था। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन जो है सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, यह किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था। गुप्त काल में बिना जोती हुई भूमि को क्या कहा जाता था? अपरहत कहा जाता था। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, आगे इससे रिलेटेड सवाल आया हुआ है, इसलिए पहले ही यह पॉइंट आपको प्रैक्टिस के तौर पे दे दिया गया है। मतलब आप याद रख लीजिए, आगे जैसे ही क्वेश्चन आए आप फट से क्या कर दें, उसको टिक आउट कर दें। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्तकालीन स्थापत्य का उदाहरण है। देखिएगा आगे आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अभी हम लोगों ने देखा था कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वह गुप्तकालीन स्थापत्य का क्या है? उदाहरण है। फिर यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? अभी हम लोगों ने देखा था ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है वह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए क्या किया जाता था? उपयोग किया जाता था। 65 बीपीएससी में यह पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो यह किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता है? अपरहत कहा
कहा जाता है। जैसे कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान ने भारत की यात्रा की। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में भारत की यात्रा की थी। यद्यपि फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन शासक के नाम का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उसमें चंद्रगुप्तकालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक था, जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। शकों को पराजित करने के कारण इसे सकारी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों के पराजय के पश्चात सोपारा, काम्बे व भड़ौच बंदरगाह पर गुप्तों का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। इसी के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि क्या की थी दोस्तों? धारण की थी। मेहरौली लौह स्तंभ लेख का चंद्रगुप्त द्वितीय का ही था, याद रखना है। आप अगर कुतुब मीनार गए होंगे तो वहां पे मेहरौली लौह स्तंभ आपने जरूर देखा होगा। उस पर चंद्र नाम अंकित है, जो किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से यह संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो गुप्त साम्राज्य के ये शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित किससे है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किस गुप्त शासकों ने शकों को पराजित किया और इस प्रकार सकारी कहलाया? तो यह गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सोपारा, काम्बे और बड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था? हेडमास्टर में यह पूछा गया सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता को प्राप्त किया था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन थे? तो यह था स्कंदगुप्त, जिसने हुनों को क्या किया था? पराजित किया था। तो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा हुनों को पराजित किया गया था। भीतरी अभिलेख ये पूछता आपसे कि भीतरी जो अभिलेख है वह किससे संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से यह संबंधित है, गाजीपुर में ये। भीतरी अभिलेख के 8वें श्लोक में हुनों के साथ युद्ध होने का उल्लेख मिलता है। हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, याद रखेंगे आप लोग। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मालूम होगा कौन है इसके लेखक? विशाख दत्त है। तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक लिखा है, ये याद रखना। मुद्रा राक्षस के बारे में तो सभी कोई जानता है, देवी चंद्रगुप्तम के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आपसे पूछेगा कि देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक किसने लिखा है? तो यह लिखा है विशाख दत्त ने। कुमार संभव महाकाव्य की रचना कालिदास ने की है, मालूम होगा आपको। वाग्भट ने अष्टांग हृदय नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की थी, किसने? वाग्भट ने। वृहत संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो वरामिहिर है, पूछेगा। वृहत संहिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वरामिहिर है। अमर सिंह के अमरकोश, नाम ही अमर सिंह, इनका ग्रंथ का नाम है अमरकोश, में 12 प्रकार के भूमि का वर्णन देखने को मिलता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दंडी 10 कुमार के रचयिता कौन है? दंडी है, बिल्कुल सही है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ये भी बिल्कुल सही है। आर्यभट्ट नहीं, वरामिहिर। वरामिहिर जो है बृहत संहिता के लेखक, यही गलत हो गया। स्वप्नवास वादता के लेखक भाष्य है, बिल्कुल यह सही है दोस्तों। अमर कोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया? तो अमर कोश में 12 प्रकार की भूमि का जो है दोस्तों वर्णन किया गया, और इसके जो है लेखक कौन है? अमर सिंह है। जैसे कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टांग हृदय, और इसके जो रचनाकार है ये कौन है? तो ये है वाग्भट है। नेक्स्ट है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा कालिदास जी ने लिखा है। नेक्स्ट है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो जावा सुमात्रा से था दोस्तों बिहार के राजाओं का संपर्क। गुप्त काल के बाद बिहार के साथ समूचे भारतीय क्षेत्र ने व्यापारिक उद्देश्य से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई, जिसमें इंडोनेशिया में स्थित जावा और सुमात्रा द्वीपों का महत्वपूर्ण स्थान है। पाल शासकों विशेषकर देवपाल, जिसके साम्राज्य में बिहार का संपूर्ण भाग था, के काल में शैलेंद्र वंशी शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अनेक गांवों को दान में दिया था, याद रखना है। मिथिला के कर्नाटक वंश की स्थापना नान्यदेव ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है जो है दोस्तों एग्जाम में।
कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो हमने देखा है कौन था, नान्यदेव। और अंतिम शासक कौन था, तो हरि जो सिंह थे, हरि सिंह जो थे वो कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, राइट आंसर हो जाएगा हरि सिंह। सब बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो गुप्त शासक जो थे कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों। तो नालंदा बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में स्थित है। सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। चीनी यात्री वेनसांग लिखता है कि इसका संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमार गुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी सुप्रसिद्ध उपाधि क्या थी, तो महेंद्रादित्य थी दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में क्या किया था, नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो था वो कौन था, कुमार गुप्त प्रथम। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था, तो मुस्लिम आक्रमण। किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व विख्यात था दोस्तों। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, तो यह था दोस्तों मथुरा। सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो नगर था वो मथुरा था। वेनसांग हर्षवर्धन के काल में कार्य, इसका आपको याद रखना, हर्षवर्धन का 606 से 647 ईस्वी में भारत आया था। तत्कालीन समय में मथुरा सूती वस्त्र के उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, जबकि वाराणसी रेशम के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। चीनी यात्री वेनसांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था, राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक अध्ययन किया था। थानेश्वर राजधानी थी, तो वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर। तो थानेश्वर जो है पुष्यभूति वंश, जिसे हम लोग वर्धन वंश के भी नाम से जानते हैं, से संबंधित हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। यह छठवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुष्यभूति की राजधानी बनी थी। यह आधुनिक दिल्ली तथा प्राचीन इंद्रप्रस्थ के उत्तर में अंबाला एवं करनाल के मध्य स्थित था। हर्षवर्धन के काल में इसका महत्व बढ़ गया। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया था। याद रखना कि वर्धन वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, पुष्यभूति ने किया था। हर्षवर्धन के काल में ही चीनी यात्री जो है वेनसांग, डेट भी याद रखना कब आया था, 629 में, और गया कब था, 645 ईस्वी तक क्या किया था, भारत की यात्रा की थी। हर्षचरित की जो रचना है हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने किया था। बाणभट्ट मूलतः प्रीतिकूट गांव का रहने वाला था। कवि बाण निवासी था, तो याद रखना है किसे, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कहाँ का रहने वाला था, तो प्रीतिकूट गांव का यह रहने वाला था बाणभट्ट। हर्षचरित किसने लिखा, बाणभट्ट ने लिखा है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने यात्रा की थी भारत की, वेनसांग ने। तो वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री युवान चुआंग भारत कब आया, तो युवान चुआंग मतलब वेनसांग कब आया ये पूछा जा रहा है। तो ये आया था 629 में। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त जो है प्रयाग शिलालेख से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य से संबंधित है। कुमारगुप्त प्रथम अभी हमने देखा है किससे, तो महेंद्र दत्त से संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम जो हो जाएगा कुमार देवी से यह संबंधित हो जाएगा। तो ये ए का तो 2 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 3, सी का 4 और डी का 1। राइट आंसर 2, 3, 4, 1 किसमें, तो ये ऑप्शन ए में है। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है, राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी कल्हन की पुस्तक का नाम है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। कीर्तार्जुनियन पुस्तक के लेखक कौन है, भारवी, पल्लव काल के थे ये लेखक जिनका नाम है भारवी। इन्होंने क्या लिखा था, कीर्तार्जुनियन। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में सातवाहनों द्वारा क्या किया गया था, जारी किया गया था। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, तो किसके द्वारा, तो सातवाहनों के द्वारा यह जारी किया गया था। सीडीपीओ में यह सवाल पूछा गया है। कीर्तार्जुनीय पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है भारवी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम लोग दोस्तों 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति, साहित्य एवं साहित्यकार तथा स्थापत्य कला से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों।
और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वाईसीटी का बुक का लिंक तो मैंने दे ही दिया है, आप वहां से जाकर बुक को परचेज कर लें। अगर नहीं मिले तो किसी भी बुक के लिंक पर क्लिक करें और वहां इस बुक को जनरल स्टडीज, वाईसीटी का जनरल स्टडीज बीपीएससी सर्च कर ले, आपको ये बुक मिल जाएगा। सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल, उन्हीं के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। यहाँ के आचार्यों में दीपंकर श्री ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो इस विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति थे दोस्तों। तंजौर जो स्थित है राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो तंजौर जो स्थित है राज राजेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो राज राजेश्वर जो मंदिर है इसका नाम कराया था राव नहीं होगा, राज प्रथम ने कराया था। तो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है चोल शासक थे राज प्रथम ने। इनका कार्यकाल भी याद रखना है, 985 ईस्वी से 1014 तक इनका कार्यकाल था। द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे दक्षिण मेरु के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है दोस्तों। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यह चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है उसका निर्माण कराया गया था। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा 950 ईस्वी से 1130 ईस्वी के मध्य कराया गया था। यह मंदिर वास्तुकला के नागर शैली के अद्भुत उदाहरण है, जिसमें संपूर्ण मंदिर का निर्माण विशाल चबूतरे पर किया गया है। यहाँ के मंदिरों की नक्काशी हिंदू जीवन शैली के 4 पुरुषार्थ पहले भी मैंने आपको बता रखा है कौन कौन सा है ये पुरुषार्थ। तो धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है को यहाँ पर क्या किया गया है? दर्शाया गया है। यह मंदिर अपनी कामुक भाव से युक्त मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। वत्स राज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? वत्स जो राज था वह गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था। तो वत्स राज जो था गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। इसका शासनकाल जो है 775 से 800 ईस्वी तक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो था नागभट्ट प्रथम था। ये याद रखना है, पूछ सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध किससे है? तो संध्याकर नंदी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरित, और इस विषय वस्तु का जो संबंध है वो किससे? तो याद रखना पाल वंशी रामपाल से इसका संबंध है रामचरित का। तो संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरित की विषय वस्तु का संबंध पाल वंशी शासक रामपाल से था। संध्याकर नंदी पाल राजाओं द्वारा आश्रय प्राप्त एक विद्वान थे। इन्होंने अपनी ग्रंथ रामपाल चरित या रामचरित में राजा रामपाल की उपलब्धियों का वर्णन किया है। इस ग्रंथ पे पाल शासकों को समुद्र देव की संतान कहा गया है। इस ग्रंथ में बौद्ध साहित्य की उन्नति और तिब्बत से भारत आए विद्वानों का वर्णन भी मिलता है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक जो था पाल वंश शासक कौन था? धर्मपाल, पहले भी हम लोगों ने देख लिया है। ओदंतपुरी जो है शिक्षा केंद्र पाल शासकों के अधीन बिहार राज्य में स्थित है, और इसकी स्थापना ओदंतपुरी की किसने की थी? तो पाल वंश का शासक जो था गोपाल, उसी ने जो है उदंतपुरी जो है महाविहार की स्थापना की थी दोस्तों। पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल, उसने। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय जो था वो चोल वंश का संस्थापक था। तो चोल वंश का जो संस्थापक था विजयालय था, जिसकी राजधानी क्या थी? तंजावुर, जिसे हम लोग तंजौर के भी नाम से जानते हैं। 9वीं शताब्दी में चोल पल्लवों के सामंत थे। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की और निशुंभसुर मर्दनी देवी यानी दुर्गा देवी का मंदिर क्या किया था? बनवाया था दोस्तों विजयालय ने। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोपुरम। ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार जो दक्षिण भारत में आप देखते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यह गोपुरम कहलाता है, और यह जो है द्रविड़ स्थापत्य कला का सुंदर नमूना इसे माना जाता है। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम
कहलाते हैं। उल्लेखनीय कि चोलों के पश्चात तमिल प्रदेश में पांड्यों का शासन स्थापित हुआ और मंदिर निर्माण शैली में नवीनतम प्रवृत्तियों का आविर्भाव हुआ। पांड्यों काल में शिल्प कौशल को मंदिर के सहायक तथा बहिर्वर्ती भागों पर केंद्रित किया गया। मंदिरों के प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरम कहते हैं, मध्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु ये गोपुरम ही है। गोपुरम एक प्रकार का आयताकार भवन होता है जिसके शिखर जो है ऊपर की ओर चौड़ाई में क्रमशः कम होता जाता है दोस्तों। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 जो शिलालेख हैं वो कर्नाटक राज्य से देखने को हमको मिले हैं। दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? तो दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था चेट्टी था। परमार वंश को स्थापित किया था, तो परमार वंश को जो स्थापित किया था उनका नाम था उपेंद्र। परमार वंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? उपेंद्र को जाता है। और इसकी राजधानी क्या थी परमार वंश की? तो याद रखना है धारा नगरी थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक था वो कौन था? राजा भोज था। निम्नलिखित शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। चोल शासक था राजेंद्र प्रथम। मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का इसे श्रेय दिया जाता है चोल शासक राजेंद्र प्रथम को। और इसने उपाधि धारण किया था, याद रखना, गंगय कोंड चोल, वीर राजेंद्र, मुडीगुड चोल आदि उपाधि इसने धारण किया था राजेंद्र चोल प्रथम ने। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? तो सिंधु पर जो है सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम जो कौन था शासक आक्रमण करने वाला? तो यह था मोहम्मद बिन कासिम। तो सिंध पर आक्रमण अरबों का आक्रमण जो है, सिंध पर सर्वप्रथम अरबों का जो आक्रमण है 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय हुआ, परंतु यह असफल रहा। सिंध पर पहला सफल आक्रमण ईरान के गवर्नर अल हजाज के सेनापति एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया था? 712 ईस्वी में। डेट भी एकदम एग्जैक्ट याद रखना है आपको। उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। पृथ्वीराज राजसो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज राजसो के लेखक है चंद्रवरदाई। तो पृथ्वीराज राजसो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। यह दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। जहां इस ग्रंथ में पृथ्वीराज के शौर्य, साहस एवं वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, वहीं इसमें पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया। इसी ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना मिलती है। कल्हण ने कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में लिखा है। विल्हन की प्रमुख पुस्तक है, इसका नाम आपको याद रखना है, बहुत ही बीबीआई है, विक्रमांक देव चरित्र। जबकि जैनाक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। पृथ्वीराज विजय की रचना आपसे पूछे किसने किया? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। लेकिन पृथ्वीराज विजय पूछे तो किसने किया? तो इनका नाम है जैनाक नाम है। विक्रमांक देव चरित्र की रचना को किसने की है? तो याद रखना है विल्हन ने की है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा नदिया जो था वो बौद्ध केंद्र के रूप में, अध्ययन केंद्र जो था बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था। तो विक्रमशिला अध्ययन केंद्र में बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। 775 से 810 ईस्वी में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था। 7वीं शताब्दी में वेनसांग भी यहाँ अध्ययन करने आया था। प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालयों में ओदंतपुरी, नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे। नदिया हिंदू धर्म का क्या था दोस्तों? केंद्र था। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो यह कौन था? तो यह था बालपुत्र देवता। बहुत ही यह VVI सवाल है। स्वर्ण भूमि का राजा था बालपुत्र। उसने क्या किया था? नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की क्या की थी? बालपुत्र देव ने प्रार्थना की थी। तो पाल वंशीय शासक देवपाल ने
अगर आप देखें तो 810 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया। यह पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को परास्त किया था। बिहार के उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था इसने। इन्हीं के समय जावा के शैलेंद्र वंशीय बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव की आमदनी दान में दी गई थी। बौद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा बिहार का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी है। तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कलहन थे। कलहन कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबारी कवि थे। राजतरंगिणी में भारत के प्रसिद्ध इतिहास का व्यवस्थित उल्लेख मिलता है। इस पुस्तक को भारत का प्रथम ऐतिहासिक साहित्य कहा जाता है। लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय में लिखित राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा 8000 श्लोक है। प्रथम 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास का वर्णन है। चौथे से लेकर 6ठे तरंग तक जो है कारकोट एवं उत्पल वंश का वर्णन देखने को मिलता है। 7वें तथा 8वें तरंग में लोहार वंश का वर्णन देखने को मिलता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे सभी कोई। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था? राइट आंसर हो जाएगा 1027 ईस्वी में महमूद गजनी के द्वारा भारत पर अपना अंतिम सैन्य अभियान किया गया था। तो सुबुक्तगिन की विजयों से उत्साहित होकर महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार जो है आक्रमण किया था। महमूद गजनी का अंतिम जो आक्रमण था 1027 ईस्वी में किस पर किया गया था? जाटों पर यह किया गया था। सोमनाथ मंदिर को कब लूटा गया था? तो याद रखना 1025 में। एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य काल में हुआ था एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण। चालुक्य की मूल्य शाखा का जो है उदय जो स्थल है वतापी यानी आधुनिक जिसे हम लोग बादामी के नाम से जानते हैं, बीजापुर किले के कर्नाटक में था। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक जो था पुलकेशिन प्रथम था। एहोल से रवि कृति द्वारा रचित जो अभिलेख मिला है उसमें कवि ने कालिदास और भारवी से अपनी तुलना की है। इस मंदिर में चालुक्य काल और द्रविड़ शैली के तत्वों की वास्तुकला दिखाई देती है। एहोल के प्राचीन रॉक कट मंदिरों में सबसे खास यहाँ स्थित दुर्गा मंदिर माना जाता है। एहोल राहुल नहीं होगा। एहोल को हिंदू रॉक वास्तुकला का उद्गम स्थल कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। माता दुर्गा को समर्पित इस मंदिर का निर्माण चालुक्य काल में द्रविड़ शैली में किया गया था। अब हम लोग लास्ट जो हमारा चैप्टर है विविध उससे रिलेटेड सवालों को देखेंगे। सवाल है निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? तो सबसे पहले भारत आने वाला कौन था? तो यह था मेगास्थनीज। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। फाहियान को देखें, डेट याद रखना है फाहियान का। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भारत आया था। डेट देखें इसका तो 399 से 414। वेनसांग का हम लोग देख चुके हैं कब आया था? 629 से 645 तक ये भारत में रहा था। इतिसंग का देखें तो 671 से 695 ईस्वी तक ये भारत में रहा था दोस्तों। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। द्वितीय तराइन का जो युद्ध हुआ था 1192 में, उससे ये क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को मालूम ही होगा ये। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में है अजंता की गुफाएं। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में क्या है दोस्तों? स्थित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से क्या है? बौद्ध धर्म से को समर्पित है। इसमें जो है 29 गुफाएं जो बौद्ध धर्म को समर्पित है। इन्हें जो है 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1983 में। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश ने। यहाँ पर दिया गया है मौर्य काल 323 से 184 ईस्वी तक रहा था। सुंग वंश जो है 184 से 75 ईस्वी तक रहा था। गुप्त काल जो है 275 से 550 ईस्वी तक रहा था। और कुषाण काल जो है प्रथम शताब्दी तक रहा था दोस्तों। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ जो धाम है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह राज्य में स्थित 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में से एक है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु का मंदिर है और माना जाता है कि इसका निर्माण जो है आदि शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। बोरोबुदुर विश्व में
सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? याद रखना है, भारत जावा कला का शानदार उदाहरण है बोरोबुदुर का मंदिर। तो बोरोबुदुर स्तूप जो है इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है। यह 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। इसका निर्माण जो है शैलेंद्र वंश के शासकों द्वारा किया गया था। यह स्तूप स्थापत्य की छत एवं सोपान शैली और इसकी तक्षित दीवारों की विलक्षणता के लिए प्रसिद्ध है। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे? जो शाही दरबार से जुड़े थे। राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण को यह दिया गया था। शाही दरबार से जुड़े हुए ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देकर पुरस्कृत किया जाता था। ब्राह्मणों को दान की गई भूमि कर मुक्त होती थी। जो ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था तो वो कैसा था? तो वह कर मुक्त था। साथ ही साथ उन्हें सभी प्रकार के कर उगाने का विशेषाधिकार दिया जाता था। अनुदान प्राप्तकर्ता को वहां के अपराधियों को सजा देने का भी क्या था दोस्तों? अधिकार था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा पेट जो था वो प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था, जबकि भाग, भोग और उद्रन ये प्राचीन काल में एक प्रकार का क्या था? भूमि कर था। राज विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो इसके लेखक का नाम है सोमनाथ। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? सोमनाथ है। कलहन द्वारा रातरंगिनी लिखा गया है। ठीक है। कश्मीर का वर्णन इसमें अमीर खुसरो की रचना ख्याल और कव्वाली है। सारंग देव भारत के संगीत शास्त्री थे। इन्होंने संगीत रत्नाकर नामक जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। किसने? सारंग देव ने। नेक्स्ट है कि प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? तो प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा वरुचि ने। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो वरुचि के द्वारा। तो प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना वरुचि ने की थी। वरुचि विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। पाणिनि ने अष्टाध्याय की रचना की। पतंजलि ने महाभाष्य की। अमर सिंह ने अमरकोश की। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था? तो स्थानीय शासन के लिए चोल शासकों को जाना जाता था। पूर्व मध्यकालीन भारतीय चोल साम्राज्य में व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए जो था प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थानों के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतया ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया था। चोल शासकों के अधीन ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर जो है मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स याद रखेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। इसमें जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्या प्रत्या प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कहानी है। प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि है। प्रति नूतन काल की समाप्ति की जो तिथि है वो 10,000 वर्ष पूर्व है, यानी प्लीएस्टोसीन, जिसे हम लोग प्रति नूतन कहते हैं। आगे बढ़ते, इंपॉर्टेंट उतना मुझे नहीं लग रहा है ये। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो द्वितीय नगरीकरण में लोहा धातु का प्रमुख स्थान था। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा, यमुना, दोआब एवं बिहार के आसपास के क्षेत्रों में नगरीकरण के लिए जो है आवश्यक कुछ प्रमुख तत्व जैसे शासक वर्ग का उदय, धर्म का प्रचलन, मुद्रा का प्रचलन, लेखन कला का ज्ञान आदि तत्वों का प्रचलन दिखाई पड़ता है। इसीलिए इस काल को भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण में लोहे का सबसे प्रमुख योगदान था। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं तो आहत सिक्के कहा जाता है प्राचीनतम सिक्के को। भारत के प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है, जो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के हैं। इन्हीं को साहित्य में क्या कहा जाता है? कासड़पन कहा जाता है, पुराण, धरन, शतमान आदि भी कहा गया है। यह अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसने किया था? हिंद यवन शासकों के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? दाहिने से बाईं ओर कौन सा लिखा जाता है? तो यह लिखा जाता है खरोष्ठी लिपि लिखा जाता है। फिर कॉलम 1 को कॉलम 2 से जो है दोस्तों आपको मैच कराना है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? अगर हम देखें श्रेणी, तो श्रेणी जो होता था व्यापारिक संघ को कहा जाता था श्रेणी। कासारपन कहा जाता था सिक्के को, अभी हम लोगों ने देखा था। फिर पैठन क्या था? तो पैठन जो था दोस्तों एक प्रकार का मंडी था। और कल्याण क्या था? तो समुद्री बंदरगाह था। तो 4, 1, 2, 3 इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन बी इसका परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा प्रारंभ करते थे? राइट आंसर हो जाएगा ओम शब्द से शिक्षा प्रारंभ करते थे। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य जो है ओम शब्द से शिक्षा प्रारंभ करते थे। इस शब्द के 3 अक्षर है अ, उ और म में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की उपस्थिति है इसमें। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। नालंदा बिहार गुप्त काल में अध्ययन का विख्यात केंद्र था। इस बिहार को गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा दान प्रदान किया गया था। बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी ने 1193 ईस्वी में इसको अत्यधिक नुकसान पहुंचाया था। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? राइट आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्था के लिए नौ नालंदा महाविहार विख्यात है। बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? तो यह एक साथ विद्यमान है एलोरा की गुफा में। तो एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ कुल जो है 34 शैलकृत गुफाएं, वहां पर कितना था? अजंता में 29 था। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी है। इनमें गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जो है जैनियों से संबंधित है, जो थोड़े थोड़े अंतर पर बनी है। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाया गया? तो याद रखना है यह पाया गया विंध्याचल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार एपीओ जीएस में यह सवाल पूछा गया है। तो बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इस गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है। यह गुफा जो है बाघनी नदी के तट पर, बाघ गुफा बाघनी नदी के तट पर है। इन गुफाओं का निर्माण लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी में हुआ था। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया जो बौद्ध स्तूप है वो पिपरावा में स्थित है। यह जो स्तूप है उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा के पास है पिपरावा स्तूप। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके शिष्य उनके अस्थि अवशेषों का विभाजन हुआ। इन अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूप निर्मित हुए, जिसमें से एक कौन सा है? पिपरावा है। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी 1515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। तो चीनी यात्री सुंग युंग ने 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की थी। सुंग युंग ने 518 ईस्वी में सीवी यानी चित्तौड़गढ़ के स्तूपों की यात्रा की थी और कहा था कि इस जगह वे दाने मिलते हैं जो आग में भी नहीं जलते और लोग तब घात से बचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसने अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियां एकत्रित की थी। स्वप्न वासवदता के लेखक कौन है? पहले भी हम लोग देख चुके हैं। भास जो है वह स्वप्न वासवदता के लेखक हैं। सबसे पहले संपूर्ण नाटक रचने का श्रेय जो है महाकवि भास का है। स्वप्न वासवदता भास की प्रमुख रचनाओं में से एक है। यह रचना जो है राजा उदयन और वासवदता की कथाओं पर आधारित है। भास जो है कालिदास के पूर्ववर्ती थे। टी गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों को खोज निकाला। अभिषेक, प्रतिज्ञा, योगंध नाड़ा गंधरायन, प्रतिज्ञा योग गंध नारायण, ऐसा कह सकते हैं, काफी लंबा नाम है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रतिज्ञो गंधरायन तथा उरुभंग भी इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश की रचना की, जबकि भवभूति ने मालती माधव, याद रखना है भवभूति ने क्या? मालती माधव उत्तर रामचरित की क्या की थी? रचना की थी भवभूति ने। राजशेखर के प्रमुख ग्रंथों में बाल रामायण और कौन कौन सा है? याद रखना है कर्पूर मंजरी और काव्यमीमांसा है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। धर्मशास्त्रों में बताया गया कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों अर्थात सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का 6वां हिस्सा जो है अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करेगा। 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है किस युग से जुड़ा हुआ है? तो यह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। और 600 से 300 ईसा पूर्व का समय जो सूत्र युग का समय है। पाणिनिकृत अष्टाध्याय किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है व्याकरण से संबंधित है।
इस ग्रंथ में 8 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4 पद है, प्रत्येक पद में 38 से 220 तक सूत्र है। इस प्रकार अष्टाध्याय में 8 अध्याय, 32 पद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र है। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक जो है शूद्रक है। आइए और देखते हैं शूद्रक का हो गया मृच्छकटिकम। कालिदास ऋतुसार, मेघदूत, बाणभट्ट कादम्बरी और भारवी। कृतार्जुनीयम के लेखक कौन है? भारवी है। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है तो नागानंद प्रियदर्शी का ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखना है। तुगलकनामा किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो ने लिखा है। फिर नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने लिखा है। फिर क्या ता उल मो, ये तो मुझे नहीं मालूम, फिलहाल तो मैं मैच करा दे रहा हूँ। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और ई का 6, 2 1 3। और यहाँ पर क्या होगा ये देख लेता हूँ। 2 1 3, 2 1 3 6 किसमें? 2 1 3। अच्छा, दो में 2 1 3 6, या तो बी या तो डी इसका आंसर होगा। इसमें दे रहा है डी, यानी डी। ता उल मो किसने लिखा है? राजा राम मोहन राय ने लिखा है, यानी इसका 4 हो जाएगा। इसका अर्थ हो गया तुहफाते मुजाहिदीन, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इतना लिख दिया है। तुफात उल मुजाहिदीन किसने लिखा? राजा राम मोहन राय। ये तो मालूम ही था, ता उल मो नहीं मुझे मालूम था। चीनी यात्री इतिसंघ ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। तो चीनी यात्री जो इतिसंघ था उसने बिहार का जो भ्रमण है, उपयुक्त में से राइट आंसर हो जाएगा। कोई नहीं, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि कब भ्रमण किया था। तो 671 ईस्वी से 695 ईस्वी के मध्य ये भारत भ्रमण किया था। इसने इस दौरान नालंदा बिहार में रहकर 400 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। इतिसंघ ने 60 बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी भी लिखी है। अजंता की चित्रकला से निम्न चित्रों का वर्णन मिलता है, राइट आंसर हो जाएगा। जातक कथाओं का वर्णन देखने को मिलता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में अजंता की गुफाएं पुराने बचे हुए भित्ति चित्रों में से एक है। अजंता गुफाओं को ज्वालामुखी चट्टानों से 2री शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईस्वी में काटकर बनाया गया। अजंता की गुफाओं में सर्वाधिक जातक कथाओं के दृश्य है। महाभारत और रामायण का भी चित्र अजंता की गुफाओं में मिलता है। ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट है सूर्य सिद्धांत के लेखक। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो ये लेखक है आर्यभट्ट। इनके द्वारा जो है ब्रह्म सिद्धांत पूछा गया सवाल है। आर्यभट्टियम भी लिखी गई पुस्तक है। वारामिहिर ने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना की। किसने? वारामिहिर ने। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तथा बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का और एक नाम है? विष्णु का नाम है, विष्णु जी का नाम है अप्रतिरथ। नेक्स्ट है कि राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो राजनीति रत्नाकर के लेखक है चंदेश्वर है। चंदेश्वर जो है वे राजनीति रत्नाकर के लेखक है। तो राजनीति रत्नाकर के लेखक मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर हैं। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में राजा की ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत को बताया है। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मौली कवि जो है वो उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बागसी और उद्वंत विनोद की रचना की है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि हुन राजा तोड़मान किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश धर्मन। हुन जो राजा था तोड़मान किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो प्रकाश धर्मन के द्वारा यह पराजित हुआ था। बिहार CDPO में यह पूछा गया सवाल है, याद रखेंगे। तो तोड़मान भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाले हुनों का नेता था जिसने 500 ईस्वी के लगभग मालवा पर अधिकार किया था। 1983 ईस्वी में खोजे गए इस तीर स्थल शिलालेख के अनुसार मालवा के औलिकार राजा प्रकाश धर्मन ने इसे हराया था। नेक्स्ट निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण देखने को मिलता है? तो भानुगुप्त का ईड़न स्तंभ लेख में, मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें जो है सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है। यह भी जो है बिहार CDPO में पूछा गया सवाल है। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? ये आपसे सवाल पूछा, स्थिर नहीं होगा स्थित होगा। तो याद रखना है खारवेल के द्वारा यह विजित किया गया था। तो खारवेल जो था कलिंग में राज करने वाला महावेगवाहन वंश का सबसे महान सम्राट था। इसके दरबार में इसके बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है हाथी गुफा अभिलेख है, जिसमें इसके
गोरखगिरी विजय का उल्लेख किया गया है। जैसे कि भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत के प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है, ये बिहार बीएचओ एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा VA स्मिथ। ये जो है भारत के प्रारंभिक इतिहास के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं तो भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं। यह साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित इतिहासकार थे। 1904 ईस्वी में प्रकाशित उनकी यह पुस्तक जो है प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड बिहार के विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में जितने भी सवाल पूछे गए थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किन्हीं को YCT का बुक चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप वहां से जाकर इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।